Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक चल रहा है और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो नोटिफिकेशन आज आना था वो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाया है, तो सारी चीजें अब पीछे हटती चली जाएंगी। फिर नोटिफिकेशन आएगा और जो डेट है आपकी वो भी ऑब्वियसली पीछे हटनी है, तो उसको आप नेगेटिव वे में ना लें, वो आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव क्या? आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, आपको प्रिपरेशन का और ज्यादा टाइम मिलेगा, रिवीजन का ज्यादा टाइम मिलेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा क्योंकि हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है उसके तहत आपका जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो उस समय तक जो हमें पूरा कराना था उस समय तक हम पूरा करा देंगे, लेकिन उसके बाद का जो समय बचेगा उसमें एक अच्छा खासा रिवीजन का मौका भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो स्टार्ट करेंगे लेट इंग्लिश रेनेसा। लेट इंग्लिश रेनेसा पीरियड आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था रेनेसा पीरियड। रेनेसा एज के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि रेनेसा क्या है, क्या फैक्टर्स थे रेनेसा एज में, कौन कौन सी चीजें थी जिसने एक इंपैक्ट किया तो रेनेसा एज में, और क्या क्या अचीवमेंट्स रेनेसा एज के हुए, ये सभी बातें आपको बताई गई थी। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है लेट इंग्लिश रेनेसा। लेट इंग्लिश रेनेसा की हम बात करेंगे दोस्तों आज। लेट इंग्लिश रेनेसा। लेट इंग्लिश रेनेसा क्या है, ये किसको लेट इंग्लिश रेनेसा कहा जाता है? दोस्तों लेट इंग्लिश रेनेसा जो है ये मेटाफिजिकल एज का, ध्यान रखना क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। जो ये मेटाफिजिकल एज है, मेटाफिजिकल एज का दूसरा नाम लेट इंग्लिश रेनेसा है, या फिर यूं कह लीजिए कि लेट इंग्लिश रेनेसा का दूसरा नाम मेटाफिजिकल एज है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि जो रेनेसा है हमारा पीरियड, रेनेसा के बारे में आपको मालूम ही है। जो रेनेसा पीरियड है तो रेनेसा जो है उसमें लेट इंग्लिश रेनेसा हमारा आता है। लेट इंग्लिश रेनेसा को हमने मेटाफिजिकल का नाम दिया, ठीक है ना, मेटाफिजिकल के नाम से जाना जाता है। अब ये मेटाफिजिकल क्या होता है, किसको मेटाफिजिकल कहा जाता है, और क्या क्या इस एज के फीचर्स रहे, उन सभी की आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले, या फिर चलो एक काम करते हैं, रिवीजन बाद में कराता हूं, पहले मैं मेटाफिजिकल एज ही आपको अच्छी तरह तैयार करा दूं, उसके बाद में हम रिवीजन लेंगे। पहले क्या होगा हमारा, पहले होगा मेटाफिजिकल एज, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। मेटाफिजिकल की बात करें दोस्तों तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट इंग्लिश रेनेसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेट इंग्लिश रेनेसा, अब रेनेसा आपको पता है रिबर्थ है, रिवाइवल है और रीअवेकनिंग है। किस चीज का? ऑफ एंशिएंट क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। जो ग्रीक की क्लासिकल कल्चर थी उसका जो रिवाइवल हुआ था, रीअवेकनिंग हुआ था, वो क्या कहलाया था? वो रेनेसा कहलाया था। उसको हमने रेनेसा का नाम दिया था। अब इसके बाद दोस्तों जो ये मेटाफिजिकल एज आता है, मेटाफिजिकल दो भागों में तोड़ लीजिए इसको, एक तो मेटा और एक फिजिकल। मेटा का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मेटाफिजिकल में मेटा का जो मतलब है वो क्या होता है, मेटा का मीनिंग क्या होता है मेटाफिजिकल एज में। तो आप ये कहेंगे मेटा जो होता है, मेटा मीन्स बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब बियॉन्ड से होता है। और दूसरा फिजिकल का मीन्स फिजिकल ब्यूटी और नेचर। फिजिकल ब्यूटी और नेचर की बात की गई है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है? अ काइंड ऑफ पोएट्री दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। एक ऐसी कविता जो कि बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी या नेचर हो उसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है, उसको हम मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है, मेटाफिजिकल पोएट्री में बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर की हम बात करते हैं। अ काइंड ऑफ पोएम दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेटाफिजिकल शब्द है ये कहां से आया, किसने इसको जो था यूज किया था, और किस प्रकार से इसको यूज किया गया था। और
दोस्तों ये जो वर्ड है या फिर ये टर्म कह लीजिए मेटाफिजिकल, इसको सबसे पहले जो यूज किया था वो यूज किया था सैमुअल जॉनसन ने। ध्यान रख लेना, सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने इसका यूज किया था। किसका? जो मेटाफिजिकल वर्ड है सैमुअल जॉनसन ने इसको यूज किया था। इट्स जॉनसन, सॉरी, ठीक है ना। मेटाफिजिकल जो वर्ड है, टर्म है, इसका सबसे पहले यूज सैमुअल जॉनसन ने किया था। अब सैमुअल जॉनसन का वो कौन सा वर्क था जिसमें उन्होंने इसको यूज किया? तो दोस्तों याद रख लेना, लाइव्स ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। याद रखना, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लिख देता हूं। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है ये क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला एक क्वेश्चन तो ये बना कि मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो योर आंसर विल बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसका यूज किया था। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल टर्म का यूज किया था। और कैसे किया था? इसमें इन्होंने लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जो इस बुक थी, जो इनका वर्क था, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इट इज क्रिटिकल वर्क बाय सैमुअल जॉनसन, उसमें इन्होंने मेटाफिजिकल टर्म का प्रयोग किया था। किसके लिए? जॉर्डन और उनके कंटेम्परेरीज के लिए। किसके लिए किया था? स्पेशली जॉर्डन के लिए किया था, और उनके जो कंटेम्परेरीज थे, उनके जो समकालीन थे, उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया गया। क्या टर्म है दोस्तों? टर्म है मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल का जो टर्म है वो किसके लिए यूज हुआ? मेटाफिजिकल जो टर्म है ये जो यूज हुआ मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए यूज हुआ, जॉर्डन के लिए हुआ, और उनके कंटेम्परेरीज के लिए इस टर्म का यूज किया गया। मेटाफिजिकल टर्म का जो यूज था वो किसके लिए किया गया? वो जॉर्डन के लिए किया गया, उनके कंटेम्परेरीज के लिए किया गया। और किसके द्वारा किया गया? सैमुअल जॉनसन के द्वारा इसको यूज किया गया था। अब दोस्तों ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, इनके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो पोइट्स थे ये अपनी पोएटिक क्वालिटी पे किस चीज पे एम्फेसिस करते थे? स्पोकन पे एम्फेसिस करते थे, लिरिक्स पे एम्फेसिस करते थे, दोनों पे करते थे, या इनमें से किसी पे नहीं करते थे? क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनका एम्फेसिस किस पर रहता था, ज्यादा स्ट्रेस किस पर रहता था, ज्यादा वो एक तरह से किसको वरीयता ज्यादा देते थे? वो स्पोकन लैंग्वेज को, मतलब जो बात वो कह रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देते थे, या फिर उसमें लिरिक्स आनी चाहिए, लिरिकल टर्म को इंपॉर्टेंस देते थे? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये स्पोकन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे देन दैट ऑफ द लिरिकल क्वालिटी। लिरिकल क्वालिटी की जगह किस क्वालिटी को ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था? स्पोकन क्वालिटी को। मतलब अपनी बात को रखना है, कुल मिलाकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, ये इन एज के पोइट की खासियत थी। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो प्रयोग था, ये जो टर्म था, इस टर्म का यूज किया गया सैमुअल जॉनसन के द्वारा। और इन्होंने, सैमुअल जॉनसन ने जो एक आलोचक रहे हैं, इन्होंने 17वीं सेंचुरी के जो मोस्ट फेमस इंग्लिश पोइट्स रहे, स्पेशली जॉर्डन और उनके ग्रुप के लिए इसको यूज किया, इस टर्म को यूज किया था। और कब, किसमें क्या था? इनका वर्क था, कौन सा वर्क था? लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। दोस्तों इसके अंदर की भी एक बात मैं आपको बता देता हूं। चलो, इसके अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर से भी निकल सकता है। और अंदर से क्वेश्चन क्या आ सकता है ये तो आपको पता चल गया कि लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। अगर जो आपसे ये पूछ लिया कि इसके कौन से चैप्टर में मेटाफिजिकल शब्द का यूज किया, कौन से चैप्टर में यूज किया मेटाफिजिकल शब्द का, तो आप आंसर क्या देंगे? तो दोस्तों आपका आंसर होगा चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली। चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली। क्या लिखेंगे आप? चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली। अब्राहम कॉली, ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली। चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली में, और चैप्टर तो अब्राहम कॉली हो गया, वर्क कौन सा हो गया? वर्क हो गया लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में चैप्टर है हमारा चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली। इसमें चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली में इन्होंने टर्म मेटाफिजिकल का यूज किया था। टर्म मेटाफिजिकल टर्म का यूज कहां किया गया था? मेटाफिजिकल टर्म का यूज किया गया था इन द चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली इन द वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स।
और जो मेटाफिजिकल है ये होता क्या है दोस्तों? मेटाफिजिकल इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, मेटा एंड फिजिकल. मेटा स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड एंड द फिजिकल स्टैंड्स फॉर फिजिकल ब्यूटी. Hence the poetry that is beyond of the physical beauty is known as metaphysical poetry. So ये तो टर्म हुए. अब इसके बाद एक बात और आती है, इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि एक स्टेटमेंट एग्जाम में अक्सर आ जाता है. स्टेटमेंट क्या है? वो ये आता है कि अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. ये कहा गया है ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. अब उसने अफेक्ट किया किसको? अफेक्ट किया मेटाफिजिक्स को. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है. सबसे पहले तो इस बात को किसने कहा? किसने ये बात कही कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ड्राइडन. किसने बोला था? ये जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है. तो ड्राइडन ने इस स्टेटमेंट को कहा था. ड्राइडन ने अब किसके लिए कहा था? देन योर आंसर विल बी डन. डन मतलब जॉन डन. जॉन डन के लिए इस बात को कहा गया था. क्या कहा गया था? ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. अब क्वेश्चन आ जाता है ही रेफर्स टू. ही का मतलब क्या है? देन योर आंसर विल बी जॉन डन. यहां पर ही का मतलब क्या है? ही का मतलब है जॉन डन. ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स में यहां पर ही का मतलब क्या आता है? ही का मतलब आता है जॉन डन. और ये ड्राइडन ने कहा था कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है. ड्राइडन सेड. और किसके बारे में कहा? अबाउट डन. डन के बारे में कहा था ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है. तो दोस्तों इतना समझिए कि जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है, इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किसने किया? दिस टर्म मेटाफिजिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन. एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है जो तैयार हो रहा है. किसने यूज किया? सैमुअल जॉनसन ने यूज किया. दूसरा क्वेश्चन ये कि किस वर्क में यूज किया? तो आपका आंसर होगा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अप्लाइड दिस टर्म मेटाफिजिक्स इन हिज वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स. इसमें उन्होंने इस टर्म को यूज किया. और फिर क्वेश्चन आता है कि किस वर्क में यूज किया? तो आपका सॉरी किस चैप्टर में यूज किया? देन योर आंसर विल बी चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली. अब्राहम कॉली के चैप्टर में इसका यूज किया गया. फिर एक और क्वेश्चन तैयार होता है. और वो क्वेश्चन क्या तैयार होता है दोस्तों? वो क्वेश्चन ये आता है कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है. ये बात किसने कही? इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पॉइंट्स हैं. तो दोस्तों इनको लिखते हुए चलिए. ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स किसने कहा? ये ड्राइडन ने कहा. किसके बारे में कहा? जॉन डन के बारे में कहा. और ही यहां पर किसके लिए है? ही यहां पर जॉन डन के लिए है. किसके लिए है? जॉन डन के लिए है यहां पर ही वर्ड. तो ये इस तरह से ये कहा गया. अब दोस्तों ये जो मेटाफिजिकल एज है, इस एज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिरिकल क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं किया गया जितना कि किस पर किया गया, जितना कि स्ट्रेस इसमें स्पोकन क्वालिटी पर डाला गया. तो बात को कहने पर मतलब कुल मिलाकर नैरेट करने से मतलब, अपनी बात को रखने से मतलब है. और स्पेशली ये जो एज था, ये एज में जो मोस्ट ऑफ द पोएट्स हुए वो लव पोएट हुए. और लव पोएट में भी हम बात करें तो एंड्रयू मार्वेल की बात कर सकते हैं, थॉमस कैरी की बात कर सकते हैं, जॉन डन की बात कर सकते हैं, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वॉन. ये सभी ने लव पोएम्स लिखी. और स्पेशली जॉन डन जो है, जॉन डन तो एक लव पोएट के रूप में एक अलग ही उन्होंने स्थान बनाया. और लव पोएट के रूप में ही नहीं, ये जो 17th सेंचुरी के जो पोएट्स थे दोस्तों, जिसका जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिसमें हेनरी वॉन हुए, और इसके अलावा एंड्रयू मार्वेल हुए, और जॉर्ज हर्बर्ट हुए, जॉन डन हुए. तो ये सभी जो थे, इंक्लूडिंग रिचर्ड क्रैशो ऑल्सो, तो ये सभी जो थे ये ग्रुप ऑफ पोएट्स था. और इनके लीडर कौन थे? लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री. और इसको ही ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? व्हाट इज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा. तो इसको मैं रब कर देता हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे कि जो मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल को अगर हम तोड़े तो मेटाफिजिकल दो शब्दों में टूटता है. मेटा का मतलब बियॉन्ड होता है और फिजिकल का मतलब फिजिकल ब्यूटी और नेचर होता है. ठीक ना? और इस प्रकार की कविता जो बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर हो वो मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाती है. अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया? हु अप्लाइड द मेटाफिजिकल टर्म फर्स्ट? तो आपका आंसर होगा कि सैमुअल जॉनसन अप्लाइड दिस टर्म इन हिज वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. ठीक है ना? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इसको यूज किया गया था. ठीक है ना? किसके द्वारा? बाय सैमुअल जॉनसन के द्वारा लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इसको यूज किया गया था. एंड द चैप्टर वाज चैप्टर ऑन अब्राहम कॉली में इसको यूज किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, he affects metaphysics, who said it? So it was said by Dryden, and to whom? John Donne.
ये जॉर्डन के लिए कहा गया था। सो ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स एंड ही रेफर्स टू जॉर्डन हियर। यहाँ पर जो ही है वो जॉर्डन के लिए आता है। और मेटाफिजिकल एज में जो पोएट्स थे उन्होंने स्पोकन या लिरिकल क्वालिटी पे ज्यादा एम्फेसिस किया, तो योर आंसर विल बी द स्पोकन क्वालिटी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसको लेट इंग्लिश रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय लेट इंग्लिश रेनेसा, देन योर आंसर विल बी इट्स मेटाफिजिकल एज, बिकॉज़ मेटाफिजिकल एज इज कंसीडर्ड एज द लेट इंग्लिश रेनेसा पीरियड। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेदर वी कॉल इट लेट इंग्लिश रेनेसा और वी कॉल इट मेटाफिजिकल एज। सो सेम वन एंड सेम थिंग इज हियर। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट सम मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स में देयर इज जॉर्डन, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी वॉन, और इसके अलावा आपके थॉमस कैरी एंड स्पेशली जॉर्डन जो है वो इस ग्रुप के, जो ये ग्रुप था, इस ग्रुप के लीडर एंड फाउंडर थे। और ध्यान रखना दोस्तों, द ग्रुप ऑफ द पोएट्स इन 17th सेंचुरी स्पेशली जॉर्डन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी वॉन, ये सभी जो मिलकर एक ग्रुप बना पोएट्स का। और इस ग्रुप ऑफ पोएट्स को क्या नाम दिया हमने? स्कूल का नाम दिया। स्कूल को, ये स्कूल नहीं था कि मेटाफिजिकल स्कूल की कोई स्कूल था उसमें पढ़ाई होती थी या लोग पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था, उसको हमने मेटाफिजिकल स्कूल का नाम दिया है। किसको नाम दिया है? ग्रुप ऑफ पोएट को। और उस ग्रुप ऑफ पोएट्स का लीडर कौन था? जॉर्डन था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको आप ध्यान रखिए। जॉर्डन इज the leader and founder of the metaphysical school of poets। ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स था दोस्तों। इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के फाउंडर और लीडर कौन थे? तो फाउंडर और लीडर थे जॉर्डन। ध्यान रखना, जॉर्डन इज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के लीडर और फाउंडर कौन रहे? ये जॉर्डन रहे। कौन रहे थे? जॉर्डन थे। जॉर्डन वाज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री था या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स था, उसके लीडर और फाउंडर कौन थे? जॉर्डन थे। और ये मैंने आपको बताया ही था कि जॉर्डन जो थे, जॉर्डन एक मेटाफिजिकल एज है और इन एज में मतलब सबसे सुप्रीम थे। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये मेटाफिजिकल एज आया क्यों आया? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, ऑप्शन में दिया होगा, ये रिएक्शन था। किसके खिलाफ रिएक्शन था? रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सिस ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। जो एलिजाबेथन पोएट्री थी उसके खिलाफ जो एक रिएक्शन आया, क्योंकि एक वो स्पिरिचुअल टाइप की पोएम्स लिखी जा रही थी, उनसे लोग बोर हो चुके थे। और ये आपको मालूम है कि ओल्ड ऑर्डर चेंज एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी अवस्थाएं बदलती हैं और उनका स्थान नई चीज ले लेती हैं। और जो चेंज है वो तो होना ही होना है। परिवर्तन जीवन का ये एक आधार कह लीजिए, एक नियम कह लीजिए, ये तो होना ही होना है और होकर ही रहता है। तो कोई भी एज है वो एक निश्चित समय तक ही रहता है, उसके बाद फिर एक बदलाव होता है, क्रांति आती है और वो दूसरे एज का रूप ले लेती है, वेदर कोई सा भी लिटरेचर क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर में भी तो ये लेट इंग्लिश रेनेसा जो था ये एक्सिस मतलब रिएक्शन था, जो कि एक्सिस हुई किसकी? एलिजाबेथन पोएट्री की। तो उसके खिलाफ एक रिएक्शन आया जिसका नाम था मेटाफिजिकल पोएट्री। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इसमें जो लीडर है वो जॉर्डन है। जॉर्डन इज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री और पोएट्स हैं इसके लीडर और फाउंडर जॉर्डन माने जाते हैं। जॉर्डन इसको समझा जाता है जो मेटाफिजिकल स्कूल के। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल है, मेटाफिजिकल स्कूल जो है उसके पॉइंट कौन है? मेटाफिजिकल स्कूल के पॉइंट कौन है? तो आपका आंसर होगा सॉरी, मेटाफिजिकल स्कूल के मेन पॉइंट कौन है? तो आपका आंसर होगा जॉर्डन। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जॉर्डन। फाउंडर कौन है इसके और लीडर कौन है? तो जॉर्डन। तो जॉर्डन जो थे एक प्रोमिनेंट, हम कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट पॉइंट के रूप में हमें दिखाई दिए। कहां पर? इस मेटाफिजिकल एज में।
जो ये मेटाफिजिकल एज था, इसके मेन कवि हम कह सकते हैं कि वो जॉर्डन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट इज जॉर्डन, जॉर्डन किस कैटेगरी की पोएम लिखते हैं? तो आपका आंसर होगा जॉर्डन इज अ लव एंड रिलीजियस पोइट। कैसे पोइट है? जॉर्डन एक लव और रिलीजियस पोइट्स हैं। जॉर्डन ने होली सोनेट्स भी लिखी हैं और लव पोएम भी लिखी हैं। जॉर्डन कैसे पोइट है? जॉर्डन जो है वो लव पोइट है। अब इनको जो लव पोइट जो बने ये, तो इसमें एक डीप इंपैक्ट जाता है किसका? देयर इज अ डीप इंपैक्ट ऑफ डैश, ठीक है ना, अपॉन हिज पोएम्स। जो ये क्वेश्चन बनता है कि देयर इज अ डीप इंपैक्ट ऑफ डैश अपॉन जॉर्डन पोएम्स। जॉर्डन की जो कविताएं हैं उनके ऊपर एक डीप इंपैक्ट हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट है उसकी कविताओं के पीछे। किस चीज का इंपैक्ट है दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा, जो डीप इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जॉर्डन की पर्सनल लाइफ का। एंड इन द पर्सनल लाइफ द लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी लव लाइफ का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब पर्सनल कैसे मिलता है? वो आपने एक गाना सुना होगा दोस्तों कि मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। तो वही सिचुएशन जॉर्डन की लाइफ में है। और एक गाना और है कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी। तो वही सिचुएशन जॉर्डन की लाइफ में हुई। जॉर्डन ने क्या हुआ जॉर्डन की लाइफ में? जॉर्डन, अगर जो आप स्टार्टिंग की लाइफ जॉर्डन की देखें दोस्तों, तो जॉर्डन की लाइफ में क्या होता है कि वो, उनके अंदर बहुत सारे इल मैनर्स हम कह लें, नेगेटिव ट्रेड्स कह लें, तो बहुत सी कमियां थी जॉर्डन की लाइफ में। जॉर्डन एक, जिसको बोलते हैं ना, एक फ्लर्विश कैरेक्टर टाइप के एक बंदे थे और इनको स्मोकिंग का शौक था, गैम्बलिंग का शौक था और केवल ये विमेन कम्युनिटी में घिरे रहते थे। तो इस तरह की पर्सनैलिटी थी जॉर्डन की। अब जॉर्डन की अगर जो आपने एक पोएम पढ़ी हो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तो वहां पर उन्होंने अगेंस्ट दी विमेन कम्युनिटी के प्रति अपनी जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड होती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें शो की है। जब वो कहते हैं कि पॉसिबल हो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि अगर जो पॉसिबल हो तो एक काम करो, मुझे टूटते हुए तारे को पकड़ कर दिखा दो। टूटते हुए तारे को वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि जिस प्रकार से टूटते हुए तारे को पकड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से कोई भी वफादार स्त्री, कोई महिला मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं वो चीज। लेकिन जॉर्डन की लाइफ में एक मोड़ आया, और मोड़ क्या आया? जब जॉर्डन की मुलाकात एन से हुई, एन मोर से हुई। तो एन मोर जो कि इनकी बिलव्ड थी, उनसे जॉर्डन की मुलाकात हुई। जॉर्डन एक एडिटर के रूप में भी जॉर्डन ने स्टार्टिंग में काम किया था। तो उसी एडिटोरियल कंपनी में जॉर्डन की मुलाकात हुई थी एन से। और जब जॉर्डन एन से मिले तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, दोनों में दोस्ती हुई और इनकी दोस्ती जो थी वो इतनी बढ़ने लगी, इतनी आगे बढ़ने लगी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब जॉर्डन तो उनके यहां पर एक एम्प्लॉय थे एन की कंपनी में। अब ऐसी सिचुएशन में अब क्या था, दोनों जो है शादी के लिए तैयार हो गए। अब जबकि जो एन के जो घर वाले थे उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि पॉसिबल नहीं है, शादी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जॉर्डन उनके एम्प्लॉय थे, उनके लिए तो नौकर ही थे ना वो, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इनकी शादी जो है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती। जॉन के घर वाले रेडी थे। अब लेकिन वो कहावत है ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ऐसी ही सिचुएशन हुई यहां पर। और वो सिचुएशन, आपने गोविंदा का गाना सुना होगा दोस्तों कि मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो वही सिचुएशन यहां पर देखने को मिली कि यहां पर क्या था, जो इनके फादर थे एन के, वो थोड़ा से विलेनी नेचर के थे और थोड़ा सा उनका इस तरह का वो था, स्वभाव था। ऐसा मान लीजिए जैसे कि बॉलीवुड पिक्चर का अमरीश पुरी, इस टाइप के उनके फादर थे एन के फादर। तो अब क्या था, दोनों ने डिसाइड किया एलॉपमेंट का, यानी कि साथ भागने का। देखो ये इनकी फिल्मी लाइफ से कम नहीं है, जो इनकी रियलिस्टिक लाइफ थी जॉर्डन की, वो किसी फिल्म की स्क्रीन से कम नहीं थी। तो अब क्या था, जॉन और एन दोनों एलॉप हो गए। इसके बाद दोनों ने शादी की, कोर्ट मैरिज की, और मतलब लीगली भी शादी कर ली और जो ट्रेडिशनली होती है वो भी शादी कर ली। दोनों एक बंधन में बन चुके थे।
अब क्या था, दोनों साथ साथ रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एन के फादर की एंट्री होती है। और एन के जो फादर हैं वो एन से कहते हैं कि बेटा अब तो तुमने शादी कर ही ली है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन यहां पर ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसके पापा जो थे वो अमरीशपुरी से कम नहीं थे, तो अब जॉर्डन से भी उन्होंने इस बात को कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, जब तुमने शादी कर ही ली है, तुम दोनों एक दूसरे के हो ही चुके हो, तो अब मैं ये चाहता हूं कि तुम दोबारा से कंपनी को ज्वाइन कर लो, कंपनी को ज्वाइन कर लो। कुछ दिन जो एन है वो घर पर आ जाए। अब एन को, जॉन को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन एन को अपने फादर पर विश्वास था, जैसे कि बेटी को अपने पापा पर आसानी से ट्रस्ट भी हो जाता है। तो वो कहती कि ये अब ऐसे नहीं है, पापा जो है इसके लिए एग्री हो चुके हैं। तो अब क्या था, इसके बाद जॉन को बुलाया गया फिर से कंपनी में, लेकिन यहां पर विलेनी नेचर देखिए इनके फादर का। वो क्या करते हैं, वो जॉन पर मिसलीडिंग का आरोप लगा देते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी कंपनी में, और जॉन डन इज इम्प्रिजन। इनको जो है जेल भी जाना पड़ता है, इंप्रिजनमेंट में भी जाना पड़ता है, मतलब कुल मिलाकर जॉन को जेल हो जाती है। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो अपने प्रेम के लिए जेल भी गए। और ये भी कहा जाता है जब ये कारावास में थे तो ड्यूरिंग इंप्रिजनमेंट तो इन्होंने काफी पोएम्स लिखी, और यही कारण है इनकी पोएम्स सेपरेशंस की पोएम है, एक अलगाव की पोएम है। लेकिन वो एक अलगाव ऐसा है जो कि उनके कॉन्जुगल लव को दर्शाता है, उनके दूरी में भी नजदीकियों को दर्शाता है। ऐसे प्रेम को जॉर्डन डिफाइन करते हैं, ऐसे प्रेम को जॉर्डन डिस्क्राइब करते हैं अपनी कविताओं में। इस तरह के प्रेम की बात करते हैं जॉर्डन। तो जॉर्डन जो है यूनाइटेड लव की बात करते हैं, दूर रहकर भी पास वाली सिचुएशन। अब क्या था, अब उसके बाद जो एन थी वो क्या करने लगी, एन यहां पर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो जेल में था, तो बहुत ज्यादा परेशान थी, रोने धोने लगी। और ऐसी सिचुएशन में घर वाले कहां बर्दाश्त करते हैं फिर इस चीज को, मतलब कोई माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे दुखी हों, इस तरह से रहें। तो अब जो जॉन को जो था उसका केस वापस ले लिया गया और जॉन को वहां से छुटा दिया गया। अब इसी बीच में ये दोनों की फिर से एक बार इनकी शादी घर की रजामंदी से हुई उनकी सभी की, और ये एक साथ रहने लगे। एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट जस्ट आफ्टर 15 years ऑफ देयर मैरिज, शादी के मात्र 15 साल बाद, 15 years ऑफ द मैरिज, एन पास्ड अवे, एन की मृत्यु हो गई और जॉर्डन को बेचारे को अकेला छोड़ गई। अब जॉर्डन की लाइफ का ये दूसरा फेज कह लीजिए। क्यों, एक तरफ तो बच्चे, और बच्चे भी कितने, 7 चिल्ड्रन बिहाइंड हर, 7 बच्चे वो अपने पीछे छोड़कर गई थी। 15 साल में 7 बच्चों का रिकॉर्ड था इनका। तो जॉर्डन और एन के कितने बच्चे, 7 बच्चे थे। अब उन 7 बच्चों की चिंटू पिंटू की देखभाल भी करनी, उनको पढ़ाना लिखाना भी। अब कैसे करें, तो जॉर्डन आपको पता है विट का तो बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जॉर्डन की बहुत अच्छी है। तो जॉर्डन ने क्या किया, जॉर्डन ने अपने जीवन के दूसरे फेज में हम बात कर रहे हैं, पहला फेज लव का फेज रहा, दूसरा फेज जैसे कि मैंने आपको बताया रिलीजियस पॉइंट भी है ये दोस्तों, इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो जो दूसरा फेज रहा इनका एज ए रिलीजियस पॉइंट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चर्च को ज्वाइन किया। चर्च भी ऐसी जो एसोसिएटेड थी एक स्कूल से, तो उसमें एक प्रीचर के रूप में ये काम करने लगे। वहीं पर ही बच्चों को प्रवेश कराया, और वहीं पर जो था बोर्डिंग में बच्चे पढ़ते रहे, और ये धर्म के प्रति इनका झुकाव ज्यादा हो गया था, और इसी कारण अब ये रिलीजियस पोएम्स लिखने लगे थे, धार्मिक कविताएं लिखने लगे थे। तो जॉर्डन इज नोन एज लव पोएट एंड एज वेल एज रिलीजियस पोएट। तो इन दोनों चीजों का जो इंपैक्ट है वो इनकी पर्सनल लाइफ की वजह से है, ठीक है ना। पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट देखने को मिलता है एज ए लव पोएट भी और एज ए रिलीजियस पोएट भी। और ये तो इनकी लाइफ थी दोस्तों। अगर जो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूं मेटाफिजिकल एज के बारे में आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी मुझे बताना कि आपको जो ये एज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको कैसा लगा। तो अब हम बात करते हैं इस एज के फीचर्स की। फीचर्स कह लीजिए, साइलेंट फीचर्स, या फिर आप एलिमेंट्स कह लीजिए। तो इस एज के फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर हमें यहां पर देखने को मिलेगा वो है यूज ऑफ कंसीट्स, कंसीट्स का यूज। अब ये कंसीट्स क्या है, किसको कंसीट्स कहा जाता है दोस्तों, व्हेन वी पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर,
जब दो असाधारण से विचारों को एक साथ दर्शाया जाता है तो दैट इज नोन एज कंसीट। उसको कंसीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जब दो असाधारण से जो विचार हैं उनको हम दर्शाते हैं तो उसको कंसीट के नाम से बोला जाता है। कंसीट क्या है? पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर। ध्यान रख लेना, पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर। पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर, दो असाधारण से विचारों को एक साथ दर्शाना क्या कहलाता है? कंसीट कहलाता है। दोस्तों मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है, आप जानते भी कि लिटरेचर बहुत डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों को। मेरा ये मान लीजिए कि ये मैं एक मूवमेंट ही चला रहा हूं और मेरा पर्पस क्या रहता है? मेरा पर्पस रहता है कि लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना। और इंटरेस्ट किसी चीज में कब आ सकता है? जब आपको वो चीज आसान लगने लगे, तब इंटरेस्ट आ सकता है। और यही वजह है कि मैं आपको लिटरेचर को जितना इजी वे में आपको समझा सकूं उतना आसान से आसान बनाने की कोशिश करता हूं। ये आप भी जानते हैं इस बात को। तो कंसीट्स क्या है? पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर, दो असाधारण से विचारों को एक साथ दर्शाना। अब विचार कैसे असाधारण से? आप ये मानिए जैसे कि क्या कभी एक मक्खी जो होती है, फ्ली, क्या वो प्यार की ताकत बन सकती है? एक मक्खी, अफली, क्या वो प्यार की ताकत बन सकती है? शायद नहीं बन सकती। लेकिन यहां पर हमें कंसीट देखने को मिलती है और साथ साथ देखने को मिलता है जक्स्टापोजिशन। क्या देखने को मिलता है? जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन, ध्यान रखना, जक्स्टापोजिशन, पुट टू अपोजिट आइडियाज टुगेदर। यहां पर हम अनकॉमन बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं अपोजिट की। पुट टू अपोजिट आइडियाज टुगेदर, दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ दर्शाना जक्स्टापोजिशन हो जाता है। विचार भी आ गए और जो हमारी अपोजिट जो आइडियाज हैं या थिंग्स हैं वो भी आ जाती हैं। पुट टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर, पुट टू अपोजिट आइडियाज टुगेदर, दैट इज जक्स्टापोजिशन। तो मैं बात कर रहा था एक मक्खी की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंसीट और जक्स्टापोजिशन कैसे देखने को मिलता है हमें इसमें। जो ये फ्ली, द फ्ली, इनकी एक पोएम है, जॉर्डन की एक पोएम है द फ्ली। उसमें क्या होता है, द फ्ली पोएम में एक फ्ली है, फ्ली काटने वाली मक्खी को वैसे बोला जाता है। तो वो जो फ्ली है वो आती है और जॉर्डन का खून चूस लेती है। अब जब जॉर्डन का खून चूस लेती है तो जॉर्डन उससे क्या कहते हैं? नाउ गो एंड सक दी, अब जाओ और एक काम करो, मेरी प्रेमिका का भी खून चूस कराओ। मक्खी बड़ी आज्ञाकारी। देखो मैं इसी में फीचर्स बताता चलूंगा आपको कि एक ही कविता में मैं सारे फीचर्स बता दूंगा जो मेटाफिजिकल एज के हैं। मक्खी बड़ी आज्ञाकारी, वो जॉर्डन की बातों को मानते हुए चली जाती है। अब दोस्तों क्या आपको ये बात हजम हो रही है कि मक्खी बात को मान रही है? इस बात में क्या है? इस बात में फिर एक फीचर आता है जिसको हम नाम देते हैं ऑब्सक्यूरिटी का। किसका नाम देंगे? ऑब्सक्यूरिटी का। ऑब्सक्यूरिटी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्सक्यूरिटी यानी कि क्रिटिकल, ऑब्सक्यूरिटी दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड बाय द कॉमन रीडर, जो कि कॉमन रीडर्स के द्वारा समझने में कठिन हो, वो ऑब्सक्यूरिटी है। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शन में हो सकता है, क्रिटिकल ऑप्शन में हो सकता है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑप्शन में हो सकता है। तो ये ऑब्सक्यूरिटी होती ही वो है जिसमें कठिनाई हो, जटिलता जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑब्सक्यूरिटी इसका पार्ट है। और ऑब्सक्यूरिटी जो मतलब आसानी से हम जिसको पचा ना सके। क्या मक्खी कवि की बात को मानेगी? ये तो वो वाला हाल हो गया जैसे वो गाना है ना कि कबूतर जा जा जा, ऐसी वो मक्खी को भेज रहा है, फिली को भेज रहा है कि मक्खी तू जा, और काम भी क्या दे रहा है उसे? खून चूसने का, कि मेरी प्रेमिका का खून चूस करा भाई। और मक्खी देखो कितनी आज्ञाकारी है, मक्खी भी चली जाती है, वो फिली भी वहां चली जाती है और जाके एन के आम पर बैठ जाती है, उसका खून चूस लेती है। अब जो विमेन होती हैं वो जनरली जो है शॉर्ट टेम्पर्स होती हैं, अधिकतर होती हैं, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपने देखा भी होगा घर में जब बहन भाई की लड़ाई होती है तो जो बहनें होती हैं वो कितनी जल्दी चिढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से वो सिचुएशन है, किसी भी रूप में स्त्री हो, वेदर इट इज सिस्टर, वेदर शी सिस्टर और वाइफ और एनी अदर रिलेशन, वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो एन है, एन को भी गुस्सा आता है जब उसका खून चूस लिया जाता है। अब एन का जब खून चूस लिया जाता है तो वो क्या करती है
वो उसको मारने वाली होती है, उस मक्खी को। जैसे ही वो मारने वाली होती है तो जॉर्डन वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रकट में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जॉर्डन आ जाते हैं वहां पर, और अचानक से जॉर्डन का आ जाना क्या है? फिर से दोस्तों, फिर से ऑब्सक्यूरिटी है। ये ऑब्सक्यूरिटी जो कि एक फीचर है मेटाफिजिकल पोएट्री का। तो ऑब्सक्यूरिटी हमें दिखाई पड़ती है, जॉर्डन अचानक से वहां पर पहुंच गए और क्या कहते हैं? डोंट किल द फ्ली, इस फ्ली को मत मारो, इट सर्वाइव्स 3, इसमें 3 जिंदगियां बचती हैं, इस फ्ली को मत मारो। दिस फ्ली इज यू एंड आई, एंड दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इट इज। इस फ्ली को मत मारो, ये फ्ली नहीं है, ये तो तुम और मैं हैं। ये हमारा शादी का बिस्तर है, और ये वो पवित्र स्थान है, ये वो पवित्र मंदिर है, ये पवित्र चर्च है जहां पर हम एक दूसरे से बंधे हैं। कहने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये जो मक्खी है इसने मेरा खून चूसा, तो दिस फ्ली इज आई। इसने तुम्हारा खून चूसा, दिस फ्ली इज यू। मैरिज बेड, क्योंकि उसमें वो रिलेशन में एस्टेब्लिश हुए हैं, तो वो मैरिज बेड कहता है। मैरिज टेम्पल, दिस इज द प्लेस वेयर दे मेट, तो इस वजह से उसको मैरिज टेम्पल का नाम दिया। तो वो कहता है तो बहुत पवित्र स्थान है, इसको मत मारो, इस फ्ली को मत मारो। अगर तो तुम इसको मारती हो तो इसका मतलब तुम अपने प्रेमी की हत्या करोगी। इतना ही नहीं, तुम अपना भी सुसाइड करोगी, और इतना ही नहीं, तुम्हारे पर 3 हत्याओं का आरोप लगेगा, और एक हत्या का किसका? इस फ्ली की हत्या का आरोप तुम पर लगेगा। तो इस फ्ली को मत मारो, इस फ्ली को मत मारो। ये फ्ली जो है इसमें 3 जिंदगियां बचती हैं, लेकिन जो ये है एन है, वो क्या करती है? मार देती है, फ्ली मर जाती है। अब फ्ली मरने के बाद बात आती है, भाई कौन मरा? तुम मरे, मैं मरी, मरी तो सिर्फ कौन? ये मक्खी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जॉर्डन एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है मेटाफिजिकल पोएट्री का दोस्तों, वो फीचर क्या है? विट का यूज करते हैं, विट। और ये विट जो है इनकी अधिकतर पोएम्स में आपको देखने को मिलेगा। विट का मतलब क्या होता है? और इसको दोस्तों दूसरे रूप में कहें तो विट तो है ही है, इसके बाद ये इसको हम पेंडेंट्री भी बोल सकते हैं। पेंडेंट्री, पेंडेंट्री स्टैंड फॉर शो ऑफ लर्निंग, ज्ञान का दिखावा कह सकते हैं। शो ऑफ लर्निंग, पेंडेंट्री, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ऑब्सक्यूरिटी मैंने आपको बताया, कंसीट्स मैंने आपको बताया, जक्सटापोजिशन आपको बताया, एक ही पोएम के माध्यम से मैं सारी चीज समझाता हुआ चल रहा हूं। और इसके साथ साथ पेंडेंट्री आपको बताया, शो ऑफ लर्निंग, और विट आपको बताया प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल, जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, दैट इज कॉल्ड विट, वो विट कहलाता है। अब जॉर्डन विट का यूज कैसे करता है? अक्सर लास्ट में देखने को मिलता है विट का यूज इनकी कविताओं में। विट का यूज कैसे करते हैं? वो उससे कहते हैं, मतलब एन से अपनी प्रेमिका से कहते हैं, मैं तो केवल तुम्हें आजमा रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। क्योंकि एक सच्ची प्रेमिका वो होती है, सच्ची प्रेमिका वो होती है जो अपने प्रेमी की हर बात को माने। और तुमने तो मेरी इतनी सी बात नहीं मानी, मैंने तुमसे केवल इतना कहा था कि इस मक्खी को मत मारो, तुमने इसको मार दिया, तो इसका मतलब तुम प्रेम नहीं करती। अब तो मैं तब समझूंगा व्हेन ye yield to me, लास्ट में आता है ये लाइंस, और कहते हैं जब तुम अपना समर्पण मुझे कर दोगी। Here is talking about physical kind of relation। तो वो ये कहता है कि जब तुम अपना समर्पण मुझे कर दोगी तो तब मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अदरवाइज नॉट। तो ये पेंडेंट्री, यूज ऑफ फिगर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पेशली मेटाफर, सिमिली और हाइपरबोल होते, वो इनके फेवरेट फिगर्स ऑफ स्पीच रहे मेटाफिजिकल पोएट्स के। और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट रहता था इनका, जो दार्शनिक कॉन्सेप्ट था उसको लेकर चलते थे। इसके साथ साथ साइंटिफिकली भी चीजों को प्रेजेंट करते थे। साइंटिफिकली किस तरह से? वो अपने प्रेम की तुलना, जब वो कहता है ना, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्यून कंपासेस आर, ये वेरिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक इनकी पोएम है। उसमें क्या होता है, जो पोइट है वो फ्रांस जा रहा होता है और प्रेमिका को, जो उसकी पत्नी है, उसे घर पर रुकना होता है। तब वो उसको कहता है, और साइंटिफिकली क्या, पहले फिलोसॉफिकली समझा देता हूं। फिलोसॉफिकली क्या उदाहरण देता है वो? फिलोसॉफिकल वो ये कहता है कि when as virtuous men pass mildly away and whispers to their souls to go, while as some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। जब गुणी लोगों की मृत्यु होती है तो वो ये चाहते हैं कि उनकी मृत्यु पर कोई शोक व्यक्त ना करे, कोई विलाप ना करे, और जबकि उनके जो कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं।
तो ये बात वो कहता है, क्यों उदाहरण दे रहा है, क्योंकि वो फ्रांस जा रहा है और उसकी पत्नी घर पर रुकेगी, तो वो कहता है कि हमारा प्रेम जो है ना वो डल सबलिनरी लवर्स लव नहीं है। डल सबलिनरी लवर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। डल सबलिनरी लवर्स का मतलब क्या होता है? डल सबलिनरी लवर्स का मतलब होता है द लव ऑफ द कॉमन पीपल, जो साधारण लोगों का प्रेम होता है। तो कहता है हमारा प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है, गुणी लोगों वाला प्रेम है, और गुणी लोग ये चाहते हैं कि उनके सेपरेशन पर, उनके अलगाव पर कोई दुखी ना हो। तो ये तो फिलोसॉफिकल उसने एग्जांपल दिया। तो फिलोसॉफिकली यहां पर एक फीचर होता है मेटाफिजिकल पोएट्री का। फिर साइंटिफिकली एग्जांपल, इफ दे बी टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर, वो कहते हैं अगर जो वो दो है ना, तो वो दो किस प्रकार से है? प्रकार की दो टांगों की तरह। एक तो ये फिक्स लैग होती है, और दोस्तों ये होती है एक मूविंग लैग, जो घूम रही है, ये मूविंग लैग है। अब घूमने वाली लैग वो खुद को बताता है कि ये मैं हूं, और फिक्स तुम हो, तुम्हें घर पर रहना है। लेकिन आपने एक गाना सुना होगा कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो वही सिचुएशन है कि वो यहां पर रहकर भी, कितने दूर होकर भी वो उनके नजदीक है, पास है। तो वो ये बात कहना चाहता है कि तुम मेरे साथ ही हो, अगर जो एक टांग साथ ना दे तो यात्रा पूरी नहीं हो सकती, ये जो जर्नी है ये पूरी नहीं हो सकती। तो तुम्हारा साथ मेरे पास रहकर भी, मतलब मेरे से दूर रहकर भी तुम मेरे साथ रहोगे। तो ये उदाहरण उसको देता है, दिस इज द साइंटिफिकली एग्जांपल। और फिर दूसरा उदाहरण वो देता है गोल्ड एरी थिनेस बीट का एग्जांपल। जब सोने को पीटा जाता है तो सोना महीन होता चला जाता है, बारीक होता चला जाता है, लेकिन वो आसानी से टूटता नहीं है। इसी प्रकार से वो कहता है दीज ब्रीचेस बट एन एक्सपेंशन, कि ये जो अलगाव जिसको हम कह रहे हैं, जो दूरियां कह रहे हैं, ये दूरियां नहीं है बल्कि एक विस्तार है। और विस्तार किस चीज का? विस्तार हमारे प्रेम का विस्तार है ये। तो ये बात वहां पर कही गई है। आई होप कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऑब्सक्यूरिटीज में देखने को मिलती है, कंसीड्स देखने को मिलती है, जक्सटापोजिशन देखने को मिलती है, विट देखने को मिलता है, पैराडॉक्स भी देखने को मिलता है। अब ये पैराडॉक्स क्या है? आपका आंसर होगा अपोजिट कंट्राडिक्शन। जब विरोधाभास दर्शाया जाए तो वो पैराडॉक्स होता है। विरोधाभास, क्या प्यार का दुश्मन सूरज हो सकता है? शायद नहीं हो सकता, लेकिन दिखाया गया है। सनी राइजिंग पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है किसमें? मेटाफिजिकल पोएट्री में। ये सारे के सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो मेटाफिजिकल टर्म है ये सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले यूज किया। किसके लिए यूज किया? ये जॉन डन के लिए और उनकी स्कूल ऑफ पोएट्री के लिए जो है ये यूज किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा था मेटाफिजिकल स्कूल को, पोएट्री को ध्यान रखते हुए, कि हेट्रोजीनियस आइडियाज होते हैं आर मोस्ट वायलेंटली योक्ड टुगेदर, वो एक साथ ही नजर आते हैं। जो कैसे आइडियाज? हेट्रोजीनियस आइडियाज इसमें हमें देखने को मिलते हैं। दिस वाज आल्सो सेड बाय सैमुअल जॉनसन। ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। किसने कहा? ड्राइडन ने कहा। किसके लिए कहा? ड्राइडन ने कहा मेटाफिजिकल पॉइंट्स के लिए, सॉरी जॉन डन के लिए इस बात को कहा था। और इसके बाद अ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, एक रिक्रिएशन ऑफ थॉट है फीलिंग में, ये टी.एस. इलियट ने कहा था मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए। क्या कहा था? अ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, सेड बाय टी.एस. इलियट। याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना, रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग सेड बाय टी.एस. इलियट। फॉर हूम? फॉर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनके लिए। और इसके बाद जो वो फाउंडर तो है ही मेटाफिजिकल स्कूल के, डन जो है, और ये लिगॉइस ने इस बात को कहा था, उनको एक फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो मेटाफिजिकल एज है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और आपने मतलब अगर जो आपको समझ में आया है तो प्लीज जो ये वीडियो है इसको लाइक जरूर कर देना। और जो पीछे के जो सारे एजेस, जैसे मैंने अभी आपको कराए हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड कराया, ठीक है, मिडिल इंग्लिश आपको कराया, रेनेसा पीरियड आपको कराया गया, वो भी आपके सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन चलो ले लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था एंग्लो सैक्सन पीरियड की, हम बात कर रहे थे। जो ये एंग्लो सैक्सन पीरियड है जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी एंग्लो सैक्सन पीरियड को जाना जाता है। तो हमारा जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। 450 से 1066 तक ये एज चला था। कब से चला था? 450 से 1066 तक ये एज चला था, एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था। और ये जो ओल्ड इंग्लिश थे, जो
ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था, किस भाषा से इंपैक्टेड था? मैंने आपको बताया जर्मन भाषा से ये बहुत ज्यादा इंपैक्टेड था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू बीट के अनुसार जो मोस्ट ओल्ड सर्वाइविंग वर्क है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कैडमिन्स हाइम्स। कैडमिन्स हाइम्स जो है मोस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कह लें, मोस्ट यूनिक कह लें, वो बियोल्फ पोएम है, ठीक है ना। बियोल्फ पोएम है वो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम के रूप में देखी जाती है। और अधिकतर जो पोइट्स रहे, इसके जो राइटर्स रहे, वो एनोनिमस थे। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये जो एंग्लो सैक्सोन थे कहां से आए थे? आपका आंसर होगा जर्मनी से आए थे। कहां सेटल हो गए थे? ग्रेट ब्रिटेन में ये लोग आकर सेटल हो गए थे। ये तीन पार्ट्स में बटे हुए थे दोस्तों, एंगल्स, सैक्सन्स, ट्राइब्स, एंगल सैक्सन्स और जूट्स, सॉरी, एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स, ये तीन पार्ट में बटे हुए थे। मैंने आपको बताया थे एंगल सैक्सन्स जो थे वो जूट के कपड़े पहनते थे, ऐसी ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, ये पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। जो हमारे एंग्लो सैक्सन्स थे किसको फॉलो करते थे? पैगन रिलीजन को ये लोग फॉलो करते थे। लेकिन आगे चलकर जो 8th सेंचुरी थी उसमें ये जो क्रिश्चियनिटी थी, इंग्लिश लिटरेचर था, उसकी तरफ ये रुझान इनका होने लगा। सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो इस एज के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थे। और दोस्तों स्कोप गाया करते थे वहां पर। स्कोप क्या थे? स्कोप जो था ये पोएट्री या सॉन्ग सिंगर हुआ करता था। और ये क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति जो एक रेप्यूटेड व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी मृत्यु पर उसकी एप्रिसिएशन के सॉन्ग जो थे वो स्कोप गाया करते थे। सॉन्ग्स ऑफ एप्रिसिएशन सैंग बाय स्कोप, स्कोप के द्वारा वो सॉन्ग्स ऑफ एप्रिसिएशन गाए जाते थे। अब इसमें इस एज में रिलीजियस पोएट्रीज लिखी गई, लव फॉर वुमेनहुड हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा लव फॉर लिटरेचर हमें देखने को मिलता है जो, और इसके अलावा एडवेंचर स्पिरिट हमें देखने को मिलती है, स्ट्रगल फॉर पर्सनल फ्रीडम भी हमें इसमें देखने को मिलता है, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी में देखने को मिलता है, और लव टुवर्ड्स नेचर भी हमें इस एज में एंग्लो सैक्सन पीरियड में ये देखने को मिलता है। अब ये जो एंग्लो सैक्सन्स रहा दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मिडिल इंग्लिश थी, जैसे कि आप जानते हैं कि 1066 से स्टार्ट होती है एंड वेंट अप टू 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश चलती है, जिसको मेडाइवल इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। और ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुए 1066 में, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश का क्रेज कम होने लगा और मिडिल इंग्लिश ने उसका जगह ले ली। अब मिडिल इंग्लिश वाले क्या थे, ये फ्रेंच से ज्यादा इंपैक्टेड थे, ठीक है ना, फ्रेंच से ज्यादा इंपैक्टेड थे, फ्रेंच का बोलबाला होने लगा यहां पर। और जो जर्मनी थी, जर्मनी का कहीं ना कहीं एक तरह से वो मतलब घटने लगा, वो डिक्रीज होने लगा जो उसका लेवल था जर्मन लैंग्वेज का। अब क्या था इस समय, जो ये राइटर्स थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो इनका एक इमर्जिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मन, और इनका जो कोलैबोरेशन या फिर उनको एक साथ मिलकर कह लो, वो ही मिडिल इंग्लिश बना, उसी को मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना गया था। अब इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में तीन पार्ट बटे थे, एंगल सैक्सन्स और जूट्स, ऐसे ही यहां पर भी फ्यूडलिज्म की थ्योरी को अप्लाई किया गया। अभी फ्यूडलिज्म की थ्योरी क्या थी, इसमें तीन पार्ट बटे हुए थे, क्लैरिगीमैन थे, नोबलमैन थे और पीजेंट थे। कौन कौन? क्लैरिगीमैन, नोबलमैन और पीजेंट। अब ये जो क्लैरिगीमैन और नोबलमैन थे, इनको फिफ्थ मिला करती थी, और फिफ्थ कौन देता था? राजा देता था। फिफ्थ क्या होती थी दोस्तों? फिफ्थ होता था एक भूमिका जो पार्ट होता है, लैंड ऑफ पीस होता है, उस पर ये काम कराते थे। किससे? किसानों से, पीजेंट से काम कराया जाता था। जो चर्च की इंपॉर्टेंस इस एज में बहुत ज्यादा थी, चर्च को मतलब एक डोमिनेटेड प्लेस हम कह सकते हैं, एक सुप्रीम प्लेस कहेंगे रादर, तो वो एक प्लेस चर्च का नाम दिया गया। और रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वो मोस्ट पॉपुलर थी इस एज में। और जो ब्लैक डेथ थी, ब्लैक डेथ की एंट्री होना बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट आप समझ लीजिए, कहने को बीमारी थी, लेकिन यूरोपियन लिटरेचर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी, जो कि रेनेसा जैसी चीज को लेकर आई थी, रेनेसा जैसे फैक्टर, रेनेसा जैसे एज को लाने में इस ब्लैक डेथ का बहुत बड़ा एक योगदान रहा था, बहुत बड़ा एक कारण रहा था। दोस्तों इस एज में मैंने आपको बताया रिलीजियस जो लिटरेचर था वो लिखा गया, डिवोशनल बुक्स लिखे गई, और इसमें सरमन्स थे, बुक्स ऑफ आर्ट थे, जाल्टर्स थे, मिसाइल्स थे, ये सभी के सभी इसमें वर्क हुए थे, और ब्रीवरीज थे। इसके अलावा हेजियोग्राफीज और मेडाइवल ड्रामा और मेरिकल प्लेस जो थे वो भी इसका एसेंशियल पार्ट थे। क्या थे मेरिकल प्लेस, मॉरलिटी प्लेस क्या थे, ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपके दोनों के दोनों एज अच्छी तरह क्लियर हो गएंगे। इसके बाद मैंने आपको रेनेसा बताया, रेनेसा में मैंने आपको बताया था रिबर्थ है, रिवाइवल है, रीअवेकनिंग है, किसका? ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका दोबारा से जन्म होना, सॉरी ग्रीक की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका यूरोप में दोबारा से जन्म होना, वो कहलाया था रेनेसा।
अब रेनेसा जो पीरियड था दोस्तों, इस पीरियड में मैंने आपको बताया कि जो रेनेसा पीरियड रहा हमारा, इसका कारण क्या रहा आने का? एक तो ब्लैक डेथ, दूसरा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसका मुख्य कारण रहा। अचीवमेंट्स की बात करें तो कंपास का आविष्कार, और इसके अलावा आपके जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, और जो कि विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में लाई गई प्रिंटिंग प्रेस, उसका एक सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट माना जाता है ये। इसके अलावा डिस्कवरीज जो हुई भारत और अमेरिका जैसे देशों की, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा केम टू इंडिया, और जो कुछ न्यू आइडियाज आए और इसमें जो ह्यूमनिज्म था उसको बढ़ावा मिला। अब इसमें इसके साथ साथ प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के आइडियोलॉजीज हमारे सामने आते हैं, और एरिस्टोटल पोएटिक्स, कैस्टिलियन द कॉर्टियर, ठीक है, मैकियावेली द प्रिंस, बहुत सारी चीजें थी। और किंग हेनरी VII का व्यापार को बढ़ावा देना, और व्यापार से जो पैसा आया उसको इंग्लिश चर्च के डेवलपमेंट में यूज करना, बहुत सारी बातें जो मैंने आपको रेनेसांस से रिलेटेड बताई दोस्तों, उनको आपको एक बार सभी वीडियोस को एक बार फिर से देखना है, अच्छी तरह से स्टडी करनी है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आता होगा। पॉइंट्स आपको बनाने हैं साथियों, क्लास को देखो और पॉइंट बनाते चलो, ताकि आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। सभी पॉइंट्स आपके रिटन में तैयार होने चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।